नमस्कार साथियों, स्वागत है सलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और अग्नि बीवी के बैच में। टॉप 50 क्वेश्चन जो पिछले पेपर्स हुए हैं आर्मी बीवी के, आर्मी के, उन सब के एनालिसिस के बेसिस पे हम 15 क्वेश्चन की सीरीज हर साल आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि जब हम एग्जाम में बैठे तो कंफर्टेबली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोर्स स्टार्ट करते हैं कि अब आप जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? अंधेरों में की गई मेहनत, कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर है। तो जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो मेहनत के समय में आप दिन रात एक कर दीजिए अपने सिलेक्शन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी। मुझे नहीं समझ आता कि कैसे किसी को पता हो कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की तैयारी से मेरा पूरा जीवन बन सकता है और फिर भी वो पढ़ाई नहीं करता हो। ये मतलब ये बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो एकदम जिम्मेदार बच्चे की तरह, क्योंकि आपकी उम्मीदें, आप अपने माँ बाप, अपने घर परिवार उम्मीद है, किरण है उसके लिए, तो आप लोग एकदम मन से लग जाइए। शुरू करते हैं आज का। एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का लागत मूल्य क्या? तो बहुत सीधा सा है कि कागज अगर 10% की हानि हो रही है, ध्यान देना, कार का कह रहे हैं कि एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी रिटर्न कितना मिलता है? 90%। और ये 90% बराबर कितना हो गया? 45,000। ठीक है, तो 45 दूनी तो 100% कितना हो जाएगा भाई? सिंपल है, सीपी 100%, 45,000 बटा 90 बटा 90 गुणित 100, राइट ना? अब आप देखो क्या कर सकते हो आप। इस 45 से ये 90 दो बार कट गया और 2 से ये 1,000 5 बार कट गया, 500 बार, एक 500 बार कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 50,000। कितना आ गया? 50,000। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, वो 50,000 है। कर लोगे यहां तक? आगे ध्यान देना, कह रहे हैं कि ए और बी 12 तथा 23 के तृतीय अनुपात और 12 तथा 23 के तृतीय अनुपात और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है? ध्यान से समझना कि तृतीयानुपाती क्या होता है। मान लेते हैं एबीसी है, ठीक है, तृतीयानुपाती अंडर रूट ये बी स्क्वायर बाई ए बी और सी, ठीक है ना? ध्यान देना, ये 23 नहीं है, 30 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ। तो ये 30 है, ये 30 है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे आप। तृतीय अनुपाती पूछ रहे हैं कि तृतीय अनुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 गुणित 30 बटा ए बार। 3 काट लो, 2 किससे काटोगे तो ये 15 बार, और ये 2 से काटोगे 6 बार, 6 से ये काट देंगे 5 बार, 15 बचे 75। ये तृतीयानुपाती हो गया। कह रहे हैं तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट तथा, सवाल थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं कि 12 और 30 के तृतीयानुपाती तथा 25 एवं 30 एवं 25, 9 एवं 25 सॉरी, तथा 9 एवं 25, 9 एवं 25 के मध्यानुपाती। 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 गुणित 25 बराबर 5 तिहाई 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 75 और 15 का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 संबंधे 1। ये पहला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 संबंधे 1 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? फिर से बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको फिर से इसको बता ही देता हूं।
इस क्वेश्चन में कुछ गलत प्रिंट हो गया है, मैं उसको पहले करेक्ट कर दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन ये है दोस्त कि 12 और 30, 23 नहीं है ये 30 है, 12 और 30 तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात है। तो इसका तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए बी, बी स्क्वायर बाई ए, ये तृतीय अनुपाती अनुपात है अंडर रूट ए बी, ये होता है। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 30 गुणित 30 बटा 12, और ये हो गया अंडर रूट 9 गुणित 25। ये काट लोगे तो ये आएगा 75 संबंधे 15, या यूं कह सकते हैं कि 5 संबंधे 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है ऋतु बदल जाने के कारण किसी व्यक्ति को 20% भत्ता मिलने पर 480 रुपए में एक पंखा उपलब्ध होगा, तो पंखे का सूची मूल्य निकालिए। सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य से है कि आप उसका सूची मूल्य निकालिए। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि ऋतु बदल जाने से, यानी मौसम बदल गया, जब ऑफ सीजन आ जाता है तो डिस्काउंट का चलता है ना, तो गर्मी खत्म हो गई होगी, ठंड शुरू हो गई होगी, तो कह रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट मिलता है। ऋतु बदलने के कारण किसी व्यक्ति को 20% भत्ता मिलने पर 480 रुपए में पंखा उपलब्ध होगा, तो पंखे का सूची मूल्य निकालिए। अब बात को समझने की कोशिश करो यार, ये 20% है ना, 20% का भत्ता है तो मिल कितना रहा है, 80%, और 80% में मिल रहा है, और ये 80% बराबर 480 है। तो कह रहे हैं सूची मूल्य यानी एमपी या प्रिंट प्राइस, ये कितना 100% कितना होगा, 8 6 48 600 होगा। क्या आंसर ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। बात क्लियर है। कह रहे हैं कि ऋतु बदलने के कारण किसी व्यक्ति को 20% छूट पर मिलता है पंखा, और वो 20% की छूट के बाद जो पंखे का मूल्य है वो 480 है, तो मतलब रिटर्न कितना मिला आपको, डिस्काउंट 20% का मिल गया, तो पेमेंट कितने का किया, 80% का, और 80% इज इक्वल टू 480, सो 100% इज इक्वल टू 600। तो ये इसका अंकित मूल्य, या यूं कह सकते हैं कि सूची मूल्य है। सूची मूल्य अंकित मूल्य एक ही बात है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी की चाल 48 किमी प्रति घंटा है और वह 1 मिनट में 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। सवाल को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। एक रेलगाड़ी की चाल 48 किमी प्रति घंटा है, 1 मिनट में 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब एक बात सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, तो अपनी लंबाई प्लस मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई की योग के बराबर दूरी चलती है। और कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म 400 मीटर लंबा है, समय दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब कितना, 60 सेकेंड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई L है, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे, चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यूं कह लीजिए कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, यस यही लगा देना है। दूरी कितना चलेगा, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लस मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई L है, ये बराबर है चाल कितनी, 48 गुणित 5 बटा 18, 48 गुणित 5 बटा 18, गुणित समय कितना है 60 सेकेंड। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 6 से काट लो, 6 48, 3 18, 3 20 हम 60, तो ये 8 है और 8 पंजे 40 है। ध्यान देना 400 प्लस L इज इक्वल टू 8 पंजे 40, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 800 हो गया, यानी L बराबर आ गया 400, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो भी 400 मीटर है। कर लोगे ना, आराम से करने की जरूरत है। देखिए कह रहे हैं कि कोई ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 1 मिनट के अंदर वो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है ट्रेन की लंबाई। जब ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को पार करती है, तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। इस क्वेश्चन में आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 दिया गया है, प्लस मान लेते हैं L ट्रेन की लंबाई है, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल कितना था 48 किमी प्रति घंटा, 48 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला तो 5 बटा 18 से गुणा कर लिया, और 1 मिनट को सेकंड में बदल दिया तो कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब 48 गुणित 5 बटा 18 गुणित 60 साल बदल लिया, तो 400 प्लस L इज इक्वल टू 800, तो L कितना हो गया 400 मीटर, यानी उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है।
कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे भाई। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है कि एक कमरा 8 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 11 मीटर ऊंचा है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। सिंपल सा सवाल है, बस सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l प्लस बी इंटू एच। अब ये बराबर हो गया 2, कमरा 8 मीटर लंबा है, 8 हो गया, चौड़ा है 16 मीटर, तो चलिए ठीक है, इसमें ऐसा होना चाहिए तो 16 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही होना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊंचाई 11 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 16 8 24, 24 दूनी 48, 16 8 24 से 24 दूनी 48 गुणे 11, तो 11 8 88 की 8 हासिल 8, 11 चौकी 44 और 44 8 52, 500, 11 चौक 16 8 24, 24 दूनी 48, 2 लंबाई 2 चौड़ाई गुणित ऊंचाई गुणित 11, तो 11 8 88 की 8 हासिल 8, 11 चौकी 44 8 52, 528, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये 528 होगा। मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं। कह रहे हैं कि एक कमरा 18 मीटर लंबा, सॉरी ठीक, ये कमरा कितना था, 8 नहीं है 18 है, कोई दिक्कत नहीं, आप 8 से भी सॉल्व कर लीजिए, 18 से भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अगर ये 18 हो जाएगा तो 8 18 और 16 जुड़ जाएगा, 18 16 जुड़ के कितना आ जाएगा भाई, 18 और 16 जुड़ के आ जाएगा कितना, 16 दूनी 32, 2 34, 34 दूना 68 और 68 गुणे 11, 68 गुणे 11, 11 88 की 8 हासिल 8, ठीक है, और 11 का 66 8 74, 748 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिन में करते हैं। एक कार्य काम प्रारंभ करता है तथा 8 दिनों बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है, उसमें बी भी शामिल हो जाता है, तो बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। क्वेश्चन को एक बार सही कर लीजिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। क्रमशः 20 तथा 25 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य प्रारंभ करता है, ध्यान देना, एक कार्य प्रारंभ करता है, एक कार्य प्रारंभ करता है तथा 8 दिन बाद बी भी उसमें शामिल हो जाता है, तो बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब सिंपल से सवाल है यार, देखो ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है। ध्यान देना, कह रहे हैं कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो 20 25 का एलसीएम कितना हो गया 100, ए का एक दिन का काम कितना हो गया 5 और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 4। कह रहे हैं कि एक कार्य प्रारंभ करता है तथा 8 दिनों बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है, यानी ए ने 8 दिन तक अकेले काम किया तो 8 दिन में कितना काम कर दिया 40 काम, शेष कितना बचा 60 काम, शेष करोगे तो शेष 100 माइनस 40 बराबर 60, और आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 4 9 दिन ना, एक दिन का काम कितना हो गया 9, तो 60 बटा 9, एक दिन का दोनों का काम 9, तो 60 बटे 9 का मतलब हो गया 9 पे 9 54, 9 54 4 60, 6 2 बटा 3। तो देखो कुल कितना समय लगा, तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो एक तो 5 दिन यहाँ लगा है और 6 से 2 बटा 3 यहाँ लगा है, तो कुल समय हो जाएगा, कुल समय बराबर हो जाएगा 6 5 11 सही 2 बटा 3 दिन। फिर से समझ लेते हैं, कह रहे हैं कि ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। एक कार्य प्रारंभ करता है और 8 दिन के बाद बी भी काम उसके काम में शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होता है। ए अगर कोई काम 20 दिन में करता है, बी वही काम 25 दिन में करता है, एलसीएम 100 होता है, 100 पूरा काम है। अब पूरे काम 100 को ए 20 दिन में करता है, तो एक दिन का काम 5 आ गया और बी का एक दिन का काम 4 आ गया, और इन दोनों को जोड़ दिया तो एक दिन का काम 9 हो गया। चैप्टर वाइज कंटेंट में हमारे यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ा हुआ है, वहां से भी आप एक एक चैप्टर से
सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे अब ये प्रैक्टिस पेपर है, तो प्रैक्टिस पेपर में आपको बहुत डिटेल एक एक क्वेश्चन का उस तरह से नहीं हो सकता जो चैप्टर्स में डिस्कशन हो सकता है जिस लेवल का, तो वहां पे ज्यादा एक्सप्लेन करके दिया गया, तो आप चैप्टर वाइज कंटेंट भी देखते रहिए। अब यहां से क्या हो गया कि एक दिन का 5 काम, एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में 40 काम किया, तो शेष काम कितना बचा, 100 माइनस 40 60, और एक दिन में 9 काम, तो 60 बटा 9 6 से 2 बटा 3 दिन। यानी ए और बी ने मिलकर 6 से 2 बटा 3 दिन काम किया, और ए ने 5 दिन काम किया, जोड़ देंगे तो दोनों 11 से 2 बटा 3 दिन में काम समाप्त हो। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, किंतु नगद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है। छूट देता है। नगद सौदे में उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? नगद सौदे में उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? नगद सौदे में उसके लाभ का प्रतिशत क्या? बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करो। कह रहे कि एक विक्रेता अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30 रुपया अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लो सीपी उसका लागत 100 होगा, तो मूल्य कितना अंकित किया? 130। क्या कह रहे हैं कि तो नगद भुगतान करने पर 15% की छूट देता, तो 15% की छूट भी तो इसी 130 पे देगा, तो बेचेगा कितने में? देखो बेचेगा कितने में, 130, 15% की छूट देगा तो 130 का 85 लेगा बटा 100, 0 0 से खत्म हो गया, 5 दूनी 10, 17 पचे 85। ठीक है, एक मिनट, एक जीरो से खत्म हो गया, 5 से 17 बार, और ये 5 से 2 बार, अब ये 2 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? 51, 1 हासिल 5, 17 का 17 5 22, 17 5 22 बटा 2, 221 बटे 2 का मतलब होगा 110.5 में बेचेगा। ध्यान से समझो, ये कितना आ गया कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन आ गया 110.5। 100 रुपए का सामान कितने में बेचा जा रहा है? 110.5 में। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? जो 100 से ऊपर होगा वही प्रॉफिट परसेंट होगा, 10.5%। किसी को दिक्कत हो फिर से समझ लो कि एक विक्रेता अपनी वस्तु पर को लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी 100 रुपए मान लीजिए अगर लागत है, तो 130 रुपए उसने प्रिंट कर दिया, और कह रहा है कि जो अगर आपको कोई कैश पेमेंट कर रहा है तो 15% का डिस्काउंट। तो 15% का डिस्काउंट किस पे होगा? 15% का डिस्काउंट 130 रुपए पे होगा, तो मिलेगा कितना? 130 का 85%, 15% छोड़ देगा, तो मिल कितना रहा? 110.5। सामान 100 रुपए का बेच रहा है 110.5 रुपए में, तो 15% छूट देने के बाद भी 10.5% का उसको प्रॉफिट मिल रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 15 छात्रों की औसत आयु उम्र 18 वर्ष है। औसत आयु है, ध्यान दीजिएगा, जो भी मिस प्रिंटिंग है उसको सही करते चलेंगे। 15 छात्र की औसत आयु उम्र 18 वर्ष है, यानी उसमें एक नए छात्र के भी जोड़ दिया जाए, छात्र को भी जोड़ दिया जाए, तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, नए छात्र की आयु जाती है। सिंपल सा सवाल है यार, 18 साल वजन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 18 साल का वजन है एक बच्चे का। देखो वजन नहीं, आयु, ठीक है। 15 छात्र थे, औसत 18 साल, ठीक है। एक नया छात्र आया, ठीक, मान लो जो नया आया वो यन था, और नया छात्र जब आया तो उसकी आयु अगर 18 होती तो औसत पे कोई फर्क पड़ता क्या? औसत पे कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। किसी भी समूह में उसके औसत मूल्य के बराबर का कोई व्यक्ति डाल दीजिए या कोई निकाल लीजिए, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा कि औसत क्या हो गया? एक कम हो गया। और 15 लोग थे, 15 में एक और लोग आ गए तो 16 लोग हो गए। यानी अगर नए की आयु 18 होती तो औसत पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नए के आने से औसत आयु में एक की कमी हो गई, और औसत में कमी का मतलब पर हेड कमी हो गई। और कितने हेड है यहाँ पे? 16 हेड हो गए, सब में एक एक की कमी हुई, यानी आयु 16 साल योग में से घट गया। यानी नया जो विद्यार्थी आया, नया छात्र आया, वो 2 साल का। कोई तकलीफ है? 2 साल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 420 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे मात्र 46%
वोट मिले, डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, समझ लीजिए दो लोगों का चुनाव है, भारत की तरह का इलेक्शन नहीं है कि एक चुनाव में 50 लोग पर्चे भर दें, वोट भले ना मिले। तो या क्या है, दो लोग है ना, एक दो कैंडिडेट है, ये इलेक्शन है, ये मान लो 100% वोटर, और इसमें से एक जो है उसको वोट मिलता है 46% और चुनाव हार जाता है, और लेकिन चुनाव हार जाता है, ये लॉस करता है और ये विन करता है। तो जो 46 पाया हार गया, तो जीतने वाले को 54 मिला, 54% मिला, और कह रहे हैं 420 वोटों से हारा, तो परसेंटेज में कितना हो गया, 8%। 8% बराबर 420। बात समझो भैया, जी हारने वाला 46% वोट पाया, तो जीतने वाला 54% पाएगा, ठीक। तो क्या परसेंट से हार गया, 46 या 50 या 54, 8% से हार गया। और वोट कितना है 8%, 420, 420 वोट है। तो 408 बराबर 8 बराबर 400, एक चुनाव में 400, और ये 43 है, 43% है, तो करेक्ट कर लीजिएगा, ये 43% है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये 43 पाता है तो ठीक है, 7, यहां कितना मिल जाएगा उसको, 57%। और ये जो डिफरेंस 8% में ले रहे थे, वो डिफरेंस आ जाएगा 14%। क्वेश्चन और आसान हो गया, कैलकुलेशन ही खत्म हो गया क्वेश्चन का। तो क्या हो गया कि 14% बराबर हो गया 420, तो 1% बराबर 30 हो गया, तो पूरा वोट 100% बराबर टोटल वोटर कितने, 3000। ये आपका 3000, ये बी ऑप्शन, एक जीरो छूट गया, बी ऑप्शन होगा, 3000 वोटर इसके होंगे, टोटल वोटर 3000। ध्यान से समझ लो, कह रहा है कि चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक 420 मतों से हार जाता है, और जबकि उसे 43% मत मिलते हैं। कितने मत मिलते हैं, 43%। अगर 43% हारने वाले को मिला है, समझ लो बात को, अगर 43% हारने वाले को मिला, तो जीतने वाले को 57% मिलेगा, और जीत हार के का जो परसेंट डिफरेंस है, जो प्रतिशत अंतर है, वो 14% है, और वोट का अंतर 420 है, यानी 14% बराबर 420 है, 1% 30 है, पूरा वोट 100% 3000। कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक रंगीन टीवी को एक रंगीन टीवी को एक रंगीन टीवी को 5060 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि 4830 रुपए में टीवी बेचा जाए, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। बहुत सिंपल सा सवाल, समझो भाई। कह रहा है कि 4830 में बेचते तो कितना परसेंट लाभ या हानि होगी। बहुत सिंपल सा, ऐसे समझ लो कि जब आप 5060 में बेचते हो, तो 10% का लाभ मिलता है, यानी 5060 बराबर है आपके कितने के, 110%। कोई तकलीफ है, तो 4080 से 4830 के परसेंट के बराबर होगा, 110 बटा 50 60 बड़े 4830। कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया बात। अब आप देखो 11 से काट लो, 11 दहाम 110, 11 चौक 44, 11 छक्का 66, ठीक है। अब और क्या कर सकते हो आप इसमें, 46 है, 18, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 46 और ये 10 30, काटो, ये 23 हो जाएगा, और ये 5 हो गया। 23 दूना 46, 2 48, 23 दूना 46, 2 48, 21, और 21 बच्चे कितना होता है, 105। यानी 4830 किसके बराबर है, 105% के बराबर है। प्रॉफिट क्या हो गया, 5%। प्रॉफिट कितना हो गया, जो 100 से ऊपर वो प्रॉफिट, तो ये 5% का प्रॉफिट आएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही 95 आ जाता ना, तो 5% का लॉस होता। अगला देखा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर है, 416 वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसे वृत्त का आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। सिंपल है, आगे तो आप अगर ठीक ठाक पकड़ है आपकी, तो आपको याद होना चाहिए कि 14 सेंटीमीटर होगा। देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, आर स्क्वायर बराबर है 600, 416 नहीं होगा, 616 होगा। ये 616 है, ध्यान दीजिएगा, 616, ठीक है, 616। तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू, सॉरी, ये हो जाएगा 616 इंटू
7/22, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 28 हो जाएगा 2 गुणित 4 गुणित 7, 4 गुणित 7 गुणित 7 रूट निकाल लोगे तो आर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 7a = 4b = 14c, तो ए बी सी का मान ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात करना है। सिंपल सवाल है, कर लोगे। देखो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपका कि 7a = 4b, क्या मतलब इसका यार, a बटा b बराबर 4/7 और 4b = 14c, यानी b बटा c बराबर 14/4। अब कहने का सेंस ये है कि अगर a b c का मिक्स रेशियो बनाओ तो ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 14 और ये हो गया क्या, इसको भी अगर 14 कर ले तो ये हो जाएगा, 2 से गुणा कर लो तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा ये देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए बी, तो अगर 7 और 4 है तो क्या लिख सकते हो, 8 और 14 लिख सकते हो, बी 14 हो गया और यहाँ पे सी 4 हो गया, बीच वाला बराबर है तो ये सीधा उतर जाता है 8 14 4, या कह सकते हैं 4 7 2, 4 संबंधे 7 संबंधे 2, 4 संबंधे 7 संबंधे 2, ये एबीसी का रेशियो हो जाएगा। आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल निश्चित रूप से अगर आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं पहले तो एग्जाम में आपको परेशान करने का एकदम पक्का। देखो ये सवाल थोड़ा सा ये इस तरह का, ये पूरा जो लिखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये है, ये रूट सिर्फ 7 पे नहीं है बल्कि ये रूट पूरे इस पर है। अब सवाल समझो दोस्तों, रूट 7 + 4 रूट 3, इसका मान क्या होगा ये निकालना है आप। ठीक है, आपको ऑप्शन नहीं दिया है, मैं ऑप्शन दे ही देता हूं या कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन की, आप इसको देखिए कि कैसे सॉल्व करना है, हमारा मेथड क्या है। हम क्या कर सकते हैं, इसको देखने से एकदम चकरा जाएगा दिमाग, लेकिन इसको बहुत आराम से सॉल्व करने की जरूरत है। 7 + 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 रूट, ठीक है, बराबर ले जाइए √7 प्लस 1 2 बाहर रखिए, बाकी अंदर कर दीजिए, तो ये अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो √, ठीक है। 4 और 3 ऐसी संख्या है कि गुणा करो तो 12 और जोड़ो तो 7। उसको अब क्या लिख सकते हो आप, मालूम है आप, इसको लिख सकते हो आप 7 को लिख सकते हो क्या, 7 को लिख सकते हैं आप 4 + 3 + 2 √4 × √3, देख सकते हो ना, कोई तकलीफ नहीं है। अब इस 4 को क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, इस 4 को लिख सकते हो इसको लिखो √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, समझ रहे हो क्या बन रहा है, एकदम √4 × √3 बन गया ना गुरु, a² + b का होल स्क्वायर का फॉर्म। अब उसे निकल गया, फट से बाहर आ जाएगा, ये ऊपर ले जाए यहाँ पे, इसको इस तरह से, यहाँ पे देखो क्या है, ये हो जाएगा √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसको बाहर करोगे तो हो जाएगा √4 प्लस √3 और √4 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस √3, यही इसका आंसर है। आप जब इस तरह का सवाल देखिए तो रूट के अंदर जो रूट है वहां 2 लाने का प्रयास, चाहे जैसे 2 लाइए तभी वो a² + b² + 2ab के फॉर्म में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, कह रहे हैं कि 0.04 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देना चाहिए था इनको, ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने लायक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा। देखो पहला ऑप्शन है इनका 0.600, दूसरा ऑप्शन है 0.632, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.2, हो नहीं सकता, डी ऑप्शन है 0.02। तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं,
जिसमें से 0.6 भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा ही नहीं। तो यही बी ऑप्शन आपका सही है। इसको आप इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ऑप्शन चेक करिए, हिट करिए और आंसर निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 49, 59 और 109 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। 1, 3, 5। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं क्वेश्चन। इसमें शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। ध्यान देना। अब इसमें से देखो यार, 8 से भाग दोगे तो 8 छक 48, 49 में 1 बचेगा। 8 बटे 56, 3, 59, 3 बचा। 8 से भाग दिया 109 में तो 12 नवा 100, सॉरी 8 से भाग कितना, तो 8 से भाग देंगे तो 8 1 8, 2, 8 दूनी 8 त्रिके 24। ठीक है, 8 से भाग दोगे 109 में तो यहां से 5 शेष बचेगा। ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, ये 8 आंसर सही है। और आपको निकालना है तो आपको पता ही है मौसा कैसे निकालेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे, जो अंतर आएगा उसका मौसा लेंगे, 8 आएगा। मेरी बात समझिए, ऐसे सवालों को आप मेथड पे मत जाइए, ऐसे सवालों को ऑप्शन से हिट कर दीजिए। देखो भैया, 6 से भाग दोगे 49 में 1 नहीं बचेगा ना, छोड़ो। 7 से भाग दोगे 0 बचेगा शेष। 8 से भाग दोगे 1 बचेगा। 8 को चेक करो, सबसे चेक कर लिया आपको, हमारा काम हो गया। आंसर 8। तो ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन का बड़ा वैल्यू है एग्जाम में, इसको भी सीखने की जरूरत है। और ये भी एक कला है कि आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छे आईक्यू लेवल का सब्जेक्ट होता है कि आपका आईक्यू लेवल अगर बहुत अच्छा है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन कर पाते हैं। राइट, ठीक है। अगली बैच में सिलेक्शन क्रूजिंग में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी उन 15 सवालों के साथ जो अग्निवीर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज कंटेंट भी पड़े हैं, आप वहां से उनको भी देखते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।